नमस्ते। आज हम पार्ट 2 ऑफ द ओडेसी ऑफ अ डिप्लोमेट जो हम बुक टॉक करते हैं, उसमें लखन मेहरोत्रा साहब के साथ फिर से हैं। इनका परिचय मैं पहले भी बता चुका हूँ। 58 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर, एक बड़ा एक्सपीरियंस। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि जो मैं अभी इनसे बात कर रहा था, तो मैं उस डिप्लोमेसी के जो न्यूएंसेस हैं, जो ताना-बाना है, उसको इन्होंने बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल उसमें हम तक और आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। मैंने जब सर से पूछा, तो इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जो छात्र इसको पढ़ें, जो इनका टीचर है, जब ये फॉरेन सर्विसेज में आए थे, उससे पहले ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पढ़ाए भी। तो वो टीचर कहीं-कहीं ठीक से है कि वो इस ढंग से लिखी गई इस शैली में कि हमें आपकी समझ में आए। चूँकि बहुत ही लंबा करियर था, तो हम लोगों ने भी इसको 3 भाग में कर दिया था। तो वन एरा नेहरू के साथ हमने चैप्टर 7 खत्म किया था, और डेथ ऑफ नेहरू के साथ। अब हम चैप्टर 8 में आ रहे हैं, और बेसिकली ये जर्नी मैं मेहरोत्रा साहब के चश्मे से, उनके जैसे उन्होंने दुनिया देखी उस हिसाब से चल रहा हूँ। चैप्टर 8 है जब ये मेक्सिको में इनको कुछ दिन के लिए जाना पड़ता है। चूंकि हमारे जो रेगुलर एम्बेसडर थे निरंजन सिंह गिल साहब, उनको थोड़ा जाने में देरी हो रही थी। देन ही गोज देयर एज स्टॉप गया मेक्सिको। सर, एक तो मेक्सिको सिटी के बारे में, जैसे हम लोगों को तो पता है भाई, अमेरिका में इससे बहुत परेशान है, मेक्सिको से लोग आते रहते हैं, हम लोगों को तो यही है। आपने एक चीज लिखी है शुरू में ही कि मेक्सिको इज अ सिटी ऑफ म्यूजियम्स। तो अगर सिटी ऑफ म्यूजियम है, तो मेक्सिको की बड़ी हिस्ट्री भी होनी चाहिए, क्योंकि जहां म्यूजियम म्यूजियम मैंने देखा है, वो जनरली दे हैव अ हिस्ट्री। थोड़ा सा सर संक्षेप में मेक्सिको की हिस्ट्री का एक लोगों को बता दें। नहीं, देखिए, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में मेक्सिको की सभ्यता एक बड़ी प्रमुख सभ्यताओं में रही है। मेक्सिको एक तरफ तो अटलांटिक और बे ऑफ मेक्सिको है, दूसरी तरफ पैसिफिक है, उन दोनों के बीच में स्थित है। बड़ा देश है, उसका क्षेत्रफल हमसे थोड़ा ज़्यादा ही है, कम नहीं है। आबादी हमारी उनसे बहुत ज़्यादा है। और जब एशिया के से कुछ जातियां एशिया की विषमताओं की वजह से, एशिया में जो आबादियां थीं, वो रॉकी माउंटेन को पार करके, एंडीज को पार करके, और फिर एंडीज के किनारे किनारे मेक्सिको, और मेक्सिको से नीचे अर्जेंटीना और तिएरा देल फ्यूगो तक गई, जो कि दक्षिण अमेरिका की नीचे वाली टिप है। तो उन जातियों का इतिहास भारतीय इतिहास से कुछ थोड़ा जुड़ा हुआ है, और इसलिए उसकी प्राचीनता में मैं उसी प्रकार से सम्मानित करता हूँ जिस प्रकार से कि मेरा भाव भारतीय संस्कृति के प्रति है। तो उनमें दो संस्कृतियां बहुत प्रधान थी। एक तो माया की संस्कृति, जो कि वहाँ के नेटिव्स और जो वेस्टर्न कोस्ट पे थे, उनसे उद्भूत हुई। और अगर आप उनको देखें तो नंबर्स का प्रयोग वो कर रहे थे, संख्या का प्रयोग कर रहे थे, उनकी जीरो की संभावना भी उनके पास थी। उन्होंने जो मूर्तियां बनाई, वो उनके जो मंदिर बने, उनमें परिक्रमा क्रम बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे भारत का था। और वहाँ पर आप देखेंगे कि एक कालचक्री करके एक देवता है, तो वो देवता बिल्कुल मुझे ऐसा लगा जैसे कालचक्री शंकर हैं, और वो काल का चक्र बराबर चलाते रहते हैं, और विश्व की रचना होती रहती है, संहार होता रहता है, आविर्भाव होता रहता है। तो वो कालचक्री शब्द से ही मुझे पकड़ में आया कि ये भारतीय संस्कृति से किस प्रकार लगे हुए हैं। फिर मैंने वहाँ देखा कि एक स्थान ऐसा था जिस पे वहाँ गया, तो वो था तो
प्लेटो के ऊपर, पठार के ऊपर, लेकिन उसमें करीब 50 मूर्तियां शंकर की, जैसे हम लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं वैसे लिंग ही लिंग थे वहाँ सारे, 50-51 लिंग थे। तो मुझे उससे और भी इस भाव में यह भाव थोड़ा परिपक्व हो गया कि इस सभ्यता का हमारी सभ्यता से संबंध रहा होगा। तो मैंने देखा कि जो उनकी दूसरी सांस्कृतिक धारा थी वो आस्टेक्स की धारा थी, वो पश्चिम मेक्सिको में प्रधान थी। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेक्सिको में शहर के अंदर जो म्यूजियम्स हैं उनमें आस्टेक्स और माया के म्यूजियम के ऊपर बड़ा प्राधान्य है उनका। और जो जो मेक्सिको शहर है उसका उसका नाम और उसका उद्भव आस्टेक संस्कृति से और ओल्मेक संस्कृति से संपृक्त है। तो वो जैसे टेनोश्टिट्लान करके एक स्थान था। टेनोश्टिट्लान एक लेक थी और वो झील जो है उसी के चारों तरफ वो शहर था। तो ये मेक्सिको बिल्कुल उसी स्थान पर है। और 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 जो आस्टेक्स की संस्कृति थी उसमें भी भारतीयत्व के संकेत काफी मुझे मिले। अब मैं उसके बारे में तो बहुत नहीं कहना चाहता। मैं एक सब जल्दी से एक और क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में आपने 1964 की आप बात कर रहे हैं और आपने लिखा है कि उनका इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, और एक बहुत अद्भुत चीज मुझे उसमें पढ़ने को मिली कि इट डिक्लेयर्ड एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन कंपलसरी। 1964 में मेक्सिको जैसा देश, जिसको हम लोग आज कोई बड़ी शक्ति नहीं मानते हैं, वो चिल्ड्रन एजुकेशन को कंपलसरी किया हुआ था। देखिए वो तो उससे बहुत पहले हो चुकी थी। अच्छा। ये इतिहास की ये घटना आज के युग में लोगों को पता नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी मेक्सिको से पूछें तो वो आपको ये कहेगा कि सबसे पहला सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हमने किया था, सोवियत यूनियन में नहीं हुआ था। 1910 में उनका इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशन हुआ। 1917 में लेनिन के नेतृत्व में लेनिनग्राड में सोवियत साम्यवाद का प्राविर्भाव हुआ। तो वो जब उनके यहाँ इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशन आया तो उसकी 3 चीज़ें बहुत खास थी। एक तो जो उनके आसी अंदाज थे, जो स्पेनिश गवर्नर्स और स्पेनिश जाति के लोगों के पास सारे के सारी ज़मीन पर उन्होंने अधिकार कर लिया था, वो ज़मीन उन्होंने लेके और किसानों को बांट दी। ये उस रिवॉल्यूशन की पहली घटना है। दूसरे, उन्होंने ये निश्चय किया कि वो सारे के सारे जितने भी विद्यार्थी हैं उनको बिल्कुल फ्री एजुकेशन देंगे और उनको उनकी मैक्सिकन संस्कृति का भी बोध होना चाहिए और स्पेनिश संस्कृति का भी बोध होना चाहिए। तो वहाँ एक आज के मेक्सिको में एक मेस्टिज़ो कल्चर का आविर्भाव हुआ, जिसमें कि स्पेनिश कल्चर और उनकी नेटिव कल्चर दोनों का बड़ा सुंदर सम्मिश्रण है। उनके जो उनका जाति भाव है, जो उनकी आकृतियां हैं, उनमें दोनों का मेल है। बहुत बढ़िया। जो उनकी स्वीकृतियां हैं उनमें भी दोनों का मेल है, जो उनकी संस्कृतियां हैं उनमें भी दोनों का मेल है। सर, अब नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं, क्योंकि आपकी नेक्स्ट पोस्टिंग आप क्यूबा पहुंचते हैं। और क्यूबा उस समय का भाई हम सब लोग वो सुने हुए हैं, जब 62 चाइनीज वॉर हुई थी तो क्यूबा में क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था, वो मिसाइल वाली बात करते हैं। और वो कोल्ड वॉर का एक तरह से चरम वो था, जब फिदेल कास्ट्रो का नेतृत्व, क्रुश्चेव और यूएस किस तरह से कॉम्पीट कर रहे थे क्यूबा के ऊपर अपना वो करने के लिए। लेकिन जब तक आप पहुंचे थे तब तक मुझे ऐसा लगता है कि तब तक तो रशियन
सुपरमेसी वहां एक तरह से स्टैब्लिश हो गई थी क्यूबा में? क्यूबा में मैं पहुंचा जनवरी 1965 में, उनके आज़ादी के दिन से थोड़े पहले। और उस क्रांति के प्रवर्तक थे कैस्ट्रो। कैस्ट्रो ने बतिस्ता की रजीम का अंत करके और वहाँ पर ये क्लेम किया कि मैं साम्यवादी हूँ, जिसकी घोषणा उन्होंने पहले कभी नहीं की। और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने छात्र जीवन में भी साम्यवादी रहा था। तो बातिस्ता के जाने के बाद कैस्ट्रो ने भी कोशिश ये की कि वहाँ साम्यवाद वैसे ही स्थापित हो जाए जैसे कि सोवियत यूनियन में था। लेकिन ये साम्यवाद ऊपर से आया था। इसमें डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट, जो लेनिन के साम्यवाद का प्रमुख अंग था और जिसके ऊपर मार्क्स की साम्यवादी भावना आधारित है। अगर आप मार्क्स से पूछें तो वो कहते हैं कि मेरी जो फिलॉसफी है, जो मेरा दर्शन है, उसका केंद्र केवल यही है कि डिक्टेटरशिप बजाय ऑटोक्रेट्स के हाथ में होने के प्रोलेटारिएट के हाथ में हो और वो बागडोर देश की अपने आप चलाएं। तो ये वहाँ नहीं हुआ था। कैस्ट्रो ने कोशिश की, फ्री एजुकेशन उन्होंने दी, फ्री एजुकेशन उन्होंने बच्चों के लिए शुरू की। हेल्थ वहाँ को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो लोग काफ़ी पहले से वहाँ की आबादी कम थी, नदियाँ बहुत थी, वैलीज बहुत थी, बराबर में सागर चारों तरफ था। तो उनको न तो उपज की कमी थी और वो स्वास्थ्यप्रद उनका सारा वातावरण था। तो इसीलिए स्वास्थ्य की समस्या बहुत बड़ी नहीं थी। लेकिन शिक्षा उन्होंने इसलिए अपने हाथ में ली कि साम्यवाद बिना उसके आएगा नहीं, तो इसलिए सबको शिक्षा नए तरीके से देनी चाहिए। मैं एक और कैरेक्टर आता है क्यूबा में जिसका हम लोग अलग से बहुत नाम सुनते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में कि उसकी रिलेशनशिप विद कैस्ट्रो, चे गुएरा का नाम हम सब लोग एज अ रिवोल्यूशनरी वो देखते हैं, कुछ लोग उसका पट्टा भी बांधते हैं, कुछ लेकिन वो क्यूबन रेवोल्यूशन का एक पार्ट थे। अर्जेंटीना से आके क्यूबा में ये सब कर रहे थे और बोलीविया में जाके उनकी डेथ हुई। सब थोड़ा चे गुएरा को हम लोगों को जरा और समझा दें उनका रोल। देखिए, अर्जेंटीना कोई साम्यवादी देश नहीं था। एक ऐसी सूरत आई जब अर्जेंटीना में मिलिट्री राज्य आ गया। जब मिलिट्री राज्य आ गया तो वहाँ साम्यवाद का प्रश्न ही नहीं उठा। ऐसी स्थिति में चे गुएरा क्यूबा पहुँच गए। कैस्ट्रो ने उन्हें क्यूबा बुला लिया और जब कैस्ट्रो के हाथ में देश की बागडोर आई तो उन्होंने उनको अपने जो नेशनल बैंक था उसका चीफ बनाया और इंडस्ट्री को उनके हाथ में रख दिया। तो ये दो बहुत साम्यवाद लाने की कुंजी थी। और चे गुएरा की प्रतिष्ठा सारे लैटिन अमेरिका में एक बहुत ज़बरदस्त समाज विद्रोही की थी। तो बहुत सी जगहों से उनका देश निकाला भी हो गया। उनको कुछ लोग चाहते भी नहीं थे, लेकिन जो लोग समाजवादी साम्यवादी प्रकृति के थे वो उनका बहुत सत्कार करते थे। अमेरिका में उनका पूर्ण रूप से विरोध होता था। और कैस्ट्रो और चे गुएरा का जब बिल्कुल ऐसा संबंध हो गया कि जैसे जबड़े का और गाल का संबंध होता है, तो वो लोग कैस्ट्रो से और भी नाराज हो गए। फिर कैस्ट्रो ने दूसरी नीतियां अपनाई, सोवियत यूनियन के नजदीक आए, क्रुश्चेव से संबंध स्थापित किए। वो दूसरी कहानी है। जी, मैं सर अगले चैप्टर पे आता हूँ जो कि हिंदुस्तान के रिलेशनशिप के साथ हुआ था। आपका फिर न्यूयॉर्क असाइनमेंट होता है 65-66 में, जो हिंदुस्तान के लिए इंडो पाक वॉर का समय था।
और उसमें एक नई चीज, मतलब ये कहीं रही होगी, आपने एक बात बताई है इस किताब में कि ये जो 65 वॉर थी, दो नीदर इंडिया नॉर पाकिस्तान फॉर्मली डिक्लेयर्ड वॉर एंड केप्ट देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंटैक्ट। ये मुझे भी नहीं याद था कि पूरी वॉर के दौरान हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्कुल वो थे, राजदूत यहाँ पे। ये इस पे सर थोड़ा बताएं कि ये इतना कुछ होने के बाद राजदूत वाले का वो तो बहुत हब ऑफ एक्टिविटी रहा होगा उस समय। आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही 1 ही साल पहले जब हमारे और पाकिस्तान के बीच में तफरका हुआ तो राजदूत चले गए। जब चीन ने हमसे हमला किया तो हमारे राजदूत वहाँ से हट गए, उनके राजदूत यहाँ से हट गए। तो ये नॉर्मल डिप्लोमेटिक संस्कृति है। लेकिन उस वक्त दोनों देशों की ये भावना थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को किसी न किसी सूरत से साथ जरूर रहना है। ये अंडरलाइन सर इसमें तो इसलिए उन्होंने लड़ाई तो हुई और बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई 1965 में, और वो लड़ाई आकाश में और ये जल और स्थल तीनों पर हुई। लेकिन ये बात बराबर बनी रही कि हमें आखिर में जाके मिलकर ही रहना। सर एक और इम्पोर्टेंट चीज थी जो बहुत से देशवासियों को नहीं पता है, और मैं उन चीजों को ला रहा हूं कि जो जनरली एक मोटा तो अंदाज है सबको। एक तो भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और एग्रेसिव फॉरेन मिनिस्टर थे जिनकी दबदबा था। और ये मतलब मैं अभी एक कुछ और पढ़ रहा था, उनके साथ असगर खान थे उनकी एयरफोर्स के हेड। सर ये दोनों लोग जब वॉर शुरू हो गई तो ये दोनों लोग भाग के इंडोनेशिया और कहां कहां जा रहे थे कि अपना वो जुटाने के लिए एक अपनी अपने अपने पक्ष में एक वो करें। एक जगह बहुत नहीं कहा जाता है जो आपने अपनी किताब में दिखाया है कि इंदिरा गांधी एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट कलीग होने के बाद उनको भेजा गया था यूएस कि भाई जाके वहां तुम अपना अपना पक्ष रखो। ये अंडर रिपोर्टेड है या इसके बारे में थोड़ा, क्योंकि आप तो उस समय वहीं थे, यूएस में थे जब इंदिरा गांधी जी गई होंगी वहां। जी, वो जब इंदिरा गांधी वहां आई तो वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, और उनको आप सही कह रहे हैं इसी मिशन पर भेजा गया कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के बारे में बताएं, क्योंकि उनको बहुत बहुत गलत फहमियाँ हम लोगों के बारे में हैं। तो इंदिरा गांधी ने जितनी भी पब्लिक स्पीचेस हुई उसमें इस बात पर जोर दिया कि हम दोनों डेमोक्रेसी हैं, हम दोनों रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैं। आपको ये लगता है कि हम सोवियत यूनियन की जेब में हैं, लेकिन एक इतना बड़ा देश, इतनी आबादी का देश क्या किसी दूसरे देश की जेब में हो सकता है? और उन्होंने जो भारतीय जनता वहाँ रहती थी, जो भारतीय मूल की जनता वहाँ रहती थी, उसको ये संदेश दिया कि आप भारत क्या है, कैसा है, उसकी क्या कल्पना है, उसकी क्या विकल्पना है, उसका आज का दर्शन क्या है, उसके संविधान में किस दर्शन को, किस आइडियोलॉजी को लेकर गांधी और नेहरू और अंबेडकर और इन लोगों के नेतृत्व में वो कैसा संविधान बनाया गया है, इसके बारे में चर्चा की है। तो हमने बड़े बड़े केंद्र उसको चर्चा को करने के लिए शुरू किए, और मैंने एक फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स शुरू किया, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी मैंने अपने हाथ से लिखा, और मैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में गया। तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहले ये संदेश दिया, और उसके बाद में वो वॉशिंगटन गई, और वॉशिंगटन में जाके उन्होंने व्हाइट हाउस में भी ये बातें बताई, और उसका असर हुआ। और जब वो आई तो नॉन अलाइन के खिलाफ जो इतनी आवाज़ लग रही थी, और ये कहा जा रहा था कि भारत सोवियत यूनियन का एक अंग जैसा बन गया है,
उनके साथ में उनकी जो संधियां हैं उसका तो भाग नहीं है, लेकिन उसके संबंध करीब करीब वैसे ही हैं। तो ये बात हम उनके मन से निकालना चाहते थे, और इंदिरा गांधी ने इसको काफी जोर दे करके उन लोगों को बताया, और उन्होंने ध्यान से सुना। और ये हुआ नेहरू जी 1961 में वहां गए थे, और ये 1965 में वहां आए। तो ये उसी के 4 साल बाद की बात है, और कैनेडी का देहांत हो चुका था। जॉनसन वहां के प्रेसिडेंट थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि फिर जॉनसन ने इंदिरा गांधी को बुला के व्हाइट हाउस में बात की। अच्छा सर, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जो आप लोग एम्बेसडर या जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वही लोग यूएन की पॉलिसीज को भी आप ही लोग हैंडल करते हैं। मतलब आपका कोई सहयोगी, सहपाठी, और आप लोग ड्राइव करते होंगे, जरूर आपस में नोट एक्सचेंज होते होंगे क्या पोजीशन लेनी है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश को भी ये समझना चाहिए। 23 सितंबर को देश में अरे ये सीज फायर लागू होता है, और उससे पहले ऊथान जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, हिंदुस्तान आते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, एक हफ्ता रहते हैं। लेकिन 20 सितंबर को आपने भी मेंशन किया, उसके बारे में थोड़ा सुनना चाहेंगे आपसे। भुट्टो का यूनाइटेड नेशन असेंबली में भाषण आता है, जिसमें वो कहते हैं कि इंडियंस एज अ डॉग, वो इस तरह की बात करते हैं। और उस पे स्वर्ण सिंह का, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका रिप्लाई, और फिर उनका वॉकआउट कहेंगे उसको, जो भी कहिए, ही देन गेट्स अप एंड देन ही वॉक्स आउट। सर, इस इंसिडेंट को एक बार आप बता देंगे तो ज्यादा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, इसकी चर्चा भी आजकल बहुत कम होती है। जब सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन आए और उन्होंने ये चाहा कि इन दोनों देशों के बीच में शांतिपूर्ण संबंध हो जाए, तो सिक्योरिटी काउंसिल ने जुल्फिकार अली भुट्टो को वहां से बुलाया, और स्वर्ण सिंह जी को निमंत्रण दिया गया कि वो अपने डेलीगेशन को लीड करके और यहाँ आए और दोनों से बातचीत हो। तो वो शांति वार्ता के लिए बुलाया गया था। लेकिन जब पहले भुट्टो को फ्लोर दे दिया गया, और उस वक्त तक वॉर की स्थिति ये थी कि भुट्टो के और पाकिस्तान के खिलाफ हम लोगों की कार्रवाई काफ़ी हो चुकी थी। आपको ये मैं बताऊं कि जब इन्होंने छाम सेक्टर में ये प्रवेश किया और उसके बाद में अखनूर सेक्टर में अखनूर तक ये आ गए, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा वी विल मीट फोर्स विद फोर्स, और 3 फ्रंट शुरू कर दिए। सियालकोट में एक तरफ, लाहौर की तरफ दूसरी तरफ, राजस्थान में सिंध की तरफ तीसरी तरफ, और तीनों तरफ हमारी सेनाएं घुस गई। तो भुट्टो जो हैं वो बिल्कुल हिले हुए थे। तो उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया अपने भाषण में, और जब उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही जो कि बिल्कुल किसी को भी स्वीकार नहीं होगी, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि बिल्कुल चकित रह गए वहाँ जो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव दूसरे देशों के मौजूद थे। तो स्वर्ण सिंह ने फ्लोर मांगा, और इतनी ग्रेस और इतनी शांति से, और वो खड़े हुए। You know, he was tall and he was unbending. एंड बट और टर्बन ऊपर से, वो तो और टर्बन ऊपर थी और भी लंबी, और हम लोग उनके साथ में पीछे बैठे हुए थे, बिल्कुल सेकंड रो में। तो उन्होंने ये कहा कि सेक्रेटरी जनरल महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने हमें बुलाया, हम शांति वार्ता के लिए आए हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा हमेशा के लिए शांति स्थापित करने के संदेश को लेकर के मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान का रुख क्या है, उसका नक्शा मुझे खींचने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने मौजूद है। लेकिन जो बातें इन्होंने भारतीयों के लिए कही हैं, और जो अपशब्द, जिन अपशब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, उनको देखते हुए मेरे लिए ये उचित नहीं है कि मैं उसका उत्तर दूं
भारत क्या है, कैसा है, क्या कर रहा है, इसकी खबर आपको अच्छी तरह है। और जो कुछ भी भुट्टो महोदय ने कहा है वो बिल्कुल उसके पूर्ण रूप से विपरीत है, तो मुझे उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ शांति संदेश लेके आया था और मुझे ये जाहिर है कि ये तरीका शांति बनाने का नहीं है, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। मैं बड़े ग्रेस के साथ वो अपने पीठ पीछे करके और सेक्रेटरी जनरल को धन्यवाद देते हुए और दूसरे प्रतिनिधियों को सबको धन्यवाद देते हुए और वहां से वापस चले। आप लोग भी निकल गए पीछे पीछे? हम लोग भी पीछे पीछे निकल गए और इतना प्रभावित हुआ सिक्योरिटी काउंसिल कि उन्होंने जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, उन्होंने कहा कि दोनों देश शांतिपूर्ण वार्ताएं शुरू करें और ऐसा माहौल बनाएं कि उसमें शांतिपूर्ण वार्ताएं सफलपूर्वक अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। तो ये हम लोगों के लिए संतोषजनक बात थी और फिर इससे आगे बढ़े और फिर बाद में दूसरे रेजोल्यूशन आए। आपकी सर नेक्स्ट पोस्टिंग रूस होती है, लेकिन मैं रूस का एक आपने भी कहा, मैं अपने दर्शकों को ऐसे ही क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए बता दूं, उस वॉर के बाद 65 के वॉर के बाद शास्त्री जी ताशकंद जाते हैं, उस समय जो रूस का हिस्सा था, और वहाँ एक वार्ता होती है, हम लोग साइन करते हैं ताशकंद एग्रीमेंट, और शास्त्री जी की 11 जनवरी को डेथ हो जाती है। और जैसा अभी मेहरोत्रा साहब ने कहा था कि दोनों देश के सब झगड़े के बाद भी, लेकिन जो एक बेसिक अंडरलाइन इंसानियत कह लीजिए या ये कहीं ना कहीं कि भाई हम लोग एक साथ थे, एक हैं, वो कहीं फ्लो करता था। क्योंकि आपने भी लिखा है कि जब शास्त्री जी का शव चल रहा था तो उसको स्कॉट कोसिगिन ने और भुट्टो ने किया। भुट्टो ने नहीं सर, भुट्टो नहीं, अयूब, अयूब खान ने, प्रेसिडेंट अयूब और कोसिगिन ने वो किया था, जी जी, जिसके लिए दे वर नॉट ड्यूटी बाउंड, मतलब अगर वो नहीं भी आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी नहीं, लेकिन इट वाज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। मैं अब आप 66 में सर आपकी पोस्टिंग मॉस्को हो जाती है। मॉस्को में इसलिए आपसे समझना चाहता हूं कि क्रुश्चेव से ब्रेजनेव तक का वो जो सफर है, जो एक बहुत बेसिक शिफ्ट होता है, और फिर उसके बाद ब्रेजनेव जब आते हैं, उसके बाद लास्ट में तो वो बाकी अभी बात बाद में करेंगे, लेकिन क्रुश्चेव से ब्रेजनेव तक के सफर को अगर आप थोड़ा बता पाएं, क्योंकि वो उस समय आप थे, मौके पे थे। आपको याद होगा कि स्टालिन के ज़माने में काफ़ी अत्याचार हुए थे और बेरिया ने स्टालिन के ऑर्डर्स पे और कुछ अपने मन से काफ़ी जनता को परेशान किया था और काफ़ी लोगों को जेलों में भेज दिया गया था। और उसका सबका आपने वो गुलाग में और कैंसर वार्ड में सोल्जनित्सन ने उसका बड़ा जिक्र किया है कि कैसे कैंप्स उन्होंने खुलवाए थे और उनमें क्या क्या घटनाएं हो रही थी। तो 1953 में जब उनकी डेथ हुई तो क्रुश्चेव को चुना गया। तो क्रुश्चेव हैड ए स्लाइटली मोर लिबरल बेंट ऑफ माइंड। उनको मन में ये था कि वो स्टालिन जैसा देश के स्टालिन के अत्याचारों से देश को बचाएंगे। क्रुश्चेव रिमेंबर्स जो उनके मेमोयर्स हैं, उसमें बहुत अच्छा उल्लेख इस बात का है कि स्टालिन ने क्या क्या किया और उन्होंने उसके विपरीत करने क्या क्या काम किए और सोवियत यूनियन को सही रास्ते पे लाए। लेकिन काम तो उन्होंने अच्छे किए, लेकिन टेम्परामेंटली क्रुश्चेव, वो ही वॉज लाइक ए फायर बॉल, जरा सी बात में भड़क जाते थे और कभी कभी बिल्कुल अपने मन का करते थे। वहाँ की ये परंपरा रही है कि आप अगर मन से भी कुछ करना चाहते हो तो पोलिट ब्यूरो को जरूर साथ ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उनके पीछे कोई काम कर लें, यू सी। लेकिन क्रुश्चेव उस परंपरा के अनुयायी नहीं थे। तो 1962 में पहले पोलिट ब्यूरो को बहुत संदेह था कि ये पॉलिसी क्यूबा में मिसाइल्स ले जाने की ठीक है, लेकिन क्रुश्चेव ने कहा कि भाई देखो,
पाश्चात्य में अगर आपको अपना कोई कदम जमाने हैं तो आप क्यूबा ये आपको अवसर दे रहा है, इसको छोड़िए मत। तो ये बात उनकी समझ में तो आ गई, लेकिन उन्होंने उसको बड़ी संदेहात्मक दृष्टि से देखा था। अब जब वो मिसाइल कैनेडी से नेगोशिएशंस के बाद उन्होंने वापस करने पड़े तो उनका मतलब आत्मसम्मान के ऊपर आघात कम हो हुआ। गया। तो इसलिए 1964 में जब ये फ्रांस के मिनिस्टर ऑफ कल्चर से सोची में बात कर रहे थे और वस्खोद जो जो इन्होंने स्पेस मिशन भेजा था, वो स्पेस यान भारत उनकी धरती पर वापस आने वाला था, उसके अगले ही दिन आने वाला था। और सारे क्रेमलिन में हम लोगों ने देखा क्रुश्चेव की तस्वीरें और स्लोगन्स आफ्टर स्लोगन्स, हेल क्रुश्चेव एटसेट्रा एटसेट्रा। उस माहौल में पोलिट ब्यूरो ने यह तय किया कि इस व्यक्ति से छुटकारा पाना है और उन्हें रातों रात बुलाया गया और एक मीटिंग में उन्होंने उनको बता दिया गया कि अब आपका कार्यकाल समाप्त हो गया और अब हम दूसरा फर्स्ट सेक्रेटरी चुनने वाले। और उन्होंने उनको बता दिया कि वो ब्रेजनेव हमारी चॉइस है एंड ही वुड टेक ओवर। ब्रेजनेव मौजूद नहीं थे वहाँ। अच्छा। हाँ, ये देखिए, ये खास बात है कि उस मीटिंग में ब्रेजनेव मौजूद नहीं थे। ब्रेजनेव वॉज ए कॉम्प्रोमाइज लीडर। वो क्रुश्चेव से भी इक्वेशन अच्छी रखना चाहते थे, तो वो क्रुश्चेव को उनके सामने, उनके निगाह के सामने कहा जाए कि मैं आपको हटाया जा रहा है, ये ब्रेजनेव को लाया जा रहा है, वो उन्हें पसंद नहीं था, तो वो नहीं आए उस मीटिंग में। लेकिन उन्हें ऐसे एक बिल्कुल समैरिली डिसमिस कर दिया गया। अगले दिन बस खुद उतरा, उसमें ब्रेजनेव की तस्वीरें लग गई। क्रुश्चेव 24 घंटे के अंदर अंदर वहां से गायब हो गए। और आप pravda की तारीफ ये देखिए कि एक लाइन में उन्होंने सिर्फ ये घोषणा कर दी कि क्रुश्चेव ने अपना इस्तीफा दे दिया है और ब्रेजनेव ने फर्स्ट सेक्रेटरी का स्थान ले लिया है। अच्छा। तो ऐसे स्थानांतरण हुआ दोनों का। अच्छा सर, अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज और आ रही है जो मैं इसलिए आपसे पूछ ले रहा हूं कि आप वहां थे। नहीं, आप 69 में निकल गए थे, लेकिन बहुत सी चीजें, ग्राउंड वर्क शायद आप सब लोग, आपके सामने हुआ हो, आप उसके पार्ट एंड पार्सल रहे हो। हिंदुस्तान की जो आज हम लोग जहां पे भी खड़े हैं, उसमें ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1971 एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, क्योंकि और वो शायद फॉरेन अफेयर्स का जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट पूरा है, उसकी एक बड़ी सफलता थी। क्योंकि अगर वो ट्रीटी नहीं हुई होती तो आज उसको बहुत से डिस्कशन हो सकते हैं, हम कहाँ रहते कहाँ नहीं रहते। सर, उस ट्रीटी ऑफ पीस के बारे में थोड़ा सा बता दी, क्योंकि वो एक बड़ा माइलस्टोन था हिंदुस्तान की उस संप्रभुता, प्रभुता, ताकत को बनाए रखने के लिए। देखिए, जो नरसंहार पाकिस्तान कर रहा था ईस्ट बंगाल में 1968-1969 में इंदिरा गांधी ने पहले बात की पाकिस्तान नेताओं से और उन्होंने कहा कि देखिए, ये नरसंहार आप बंद करिए, इसका असर हमारे यहाँ काफ़ी ख़राब हो रहा है। वेस्ट बंगाल में रेफ्यूजी आने शुरू हो गए हैं और हम उनको संभाल नहीं सकते हैं। हमारे पास में इतनी सामग्री नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि हम उनको संभाल के रखें। और हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप वहाँ शांति स्थापना करें और वहाँ इस प्रकार की कृतियाँ जो आपने की हैं जिससे कि वहाँ की सारी जनता आपके वापस चल गई है, तो वो ऐसा ना हो। तो उन्होंने कहा कि साहब ये सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करिए। लेकिन उन्होंने अपने जनरल्स को वहाँ भेज दिया, आर्मी भी भेज दी और उस बीच में जो वहाँ
इलेक्शन था पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में इलेक्शन हो गया। उस इलेक्शन में ईस्ट बंगाल ने पाकिस्तान के अंग की तरह भाग लिया, तो शेख मुजीब रहमान की जो अवामी पार्टी थी, वो अवामी पार्टी मेजॉरिटी में आ गई वहाँ, तो उनका हक बनता था प्रधानमंत्री होने का, उनको बनने नहीं दिया, तो बौखला गए ईस्ट बंगाल के लोग। तो 1969 में जब हम वहाँ हम मैं उस वक्त वहीं पर था मॉस्को में, तो ये प्रक्रिया शुरू हुई कि अगर एक ऐसी स्थिति आई जिसमें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाए, अगला युद्ध हो जाए, तो सोवियत यूनियन का क्या रुख होगा और उसे कैसे अपने साथ रखना होगा, इस पर चर्चा होने लगी थी। तो 1970 में जब मैं दिल्ली में आया था, तो मैं हेड ऑफ द डिवीज़न हो गया, वो नॉर्दर्न डिवीज़न का। तो सोरेन सिंह जी ने एक मीटिंग की, सारे हेड्स ऑफ डिवीज़न को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी अपनी राय दीजिए कि इस समस्या में हम लोग कैसे करें। तो उसमें एक सुझाव ये जोर से उभर के आया कि सोवियत यूनियन का रुख बहुत ज़रूरी है, और दूसरे, हम ईस्ट बंगाल में अगर कुछ करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि ये शांतिपूर्ण नॉन अलाइंड देश कैसे शक्ति का प्रयोग कर रहा है। ये दो बातें वहाँ उभर करके आई। तो ये हुआ कि रूस से बातचीत की जाए और रूस को ये समझाया जाए कि हम तो युद्ध चाहते नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान ईस्ट बंगाल में अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए ये जान करके कि पहले हिंदुस्तान को संभाल लो, हिंदुस्तान पे हमला कर दे। और बिल्कुल वैसे ही हुआ, लेकिन उसके होने से पहले हम लोगों ने सोवियत यूनियन से ये संधि कर ली, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी दोनों देशों की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, अगर उस पर कोई भी आघात होगा तो दोनों मिलकर के ये तय करेंगे कि उसको निवारण कैसे किया जाए। द वर्ड यूज्ड वाज हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, एंड देयरफॉर इट imposed full responsibility on the Soviet Union that if a crisis arises in Indo-Pak relations in which India is threatened, then Soviet Union will come to the rescue. That situation came when the Americans, led by Nixon and Kissinger, moved Enterprise, the nuclear armed enterprise, into the Bay of Bengal. Then they moved from Vladivostok. They moved their own aircraft carrier. They came to our rescue, and America was not able to do in East Pakistan, for Pakistan, what it wanted to do. सर, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका है, क्योंकि वैसे अगर देखिए तो फॉरेन मतलब ये लगता है कि जो फॉरेन सर्विसेज के लोग हैं उनका विदेश में, आप फिर हिंदुस्तान आ गए थे और आपके उस दौरान मैं 2 चीज़ों का ज़िक्र करूँगा। भूटान एंटर करता है यूनाइटेड नेशन, इंडिया की बैकिंग के, मतलब इंडिया के फॉरेन अफेयर्स के उस माहौल आप लोगों ने बनाया होगा, ग्राउंड वर्क किया होगा। और एक चीज़ और कभी-कभी लोग भूल जाते हैं, सिक्किम का मर्जर विथ इंडिया, वो भी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक वो था। कैसे उसको स्टिच किया होगा, कैसे उसके ताने-बाने बुने होंगे, इस दोनों प्रक्रिया पे, क्योंकि ये आप ही के रहते हुए हैं दोनों, भूटान का एंट्री और सर उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जब हमें ज़रूरत थी तो भूटान खड़ा है। तो सर भूटान और सिक्किम पे थोड़ा-सा बता दें। सर मैं बीच में, अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दिस इज द प्लेस जहां से आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, तो एक तरह से दिस वाज योर फर्स्ट लव आल्सो। जी, मैं 1958 में मेरा जब चुनाव हुआ इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए, और नेहरू जी ने उस वक्त ये तय किया कि मैं संस्कृत का मेरा बैकग्राउंड है तो मुझे लासा भेजना चाहिए, तो
तो उन्होंने मेरी पोस्टिंग सिक्किम में करवा दी जब वो प्रधानमंत्री थे, और सिक्किम में, ताकि मैं वहाँ भाषा, जो तिब्बती भाषा इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी में सीख के और ढाका चला जाऊँ। ये मेरी बातचीत आपसे पहले हो चुकी है। जी जी। तो उसी संबंध में आपको ये जानना जरूरी है कि जो पॉलिटिकल ऑफिसर थे सिक्किम में, वो भूटान के साथ जो हमारे प्रोटेक्टरेट रिलेशंस थे, उनका भी निर्देशन वो ही करते थे। तो 1947 में आज़ादी के बाद में भारत के अंदर ये भावना बड़ी जोर पकड़ गई कि भारत जैसा स्वतंत्र देश जो दूसरे देशों की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, उसको अपनी स्वायत्तता में प्रोटेक्टरेट रखना कहाँ तक समुचित है। ये प्रश्न बड़ी जोर से उभर करके आया। तो जो ट्रीटी रिलेशंस थे ब्रिटेन के, वो ट्रीटी रिलेशंस हमने दोबारा भूटान के साथ भी रिवाइज किए और सिक्किम के साथ भी किए। तो उनमें एक दोनों बिल्कुल ट्रीटी रिलेशंस बिल्कुल एक से नहीं थे। ये बात बहुत जरूरी है समझना। जो सिक्किम के साथ ट्रीटी रिलेशनशिप थी, उसमें सिक्किम के दीवान का अपॉइंटमेंट भारत करता था। सिक्किम के पुलिस कमिश्नर भारतीय थे और सिक्किम के डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन इंडिया कंट्रोल करता था। लेकिन जो ट्रीटी भूटान से हुई थी, उसमें भूटान अपनी प्रभुसत्ता को बचा करके रखना चाहता था, इसलिए उन्होंने कंट्रोल शब्द नहीं प्रयोग करने दिया। अंग्रेजों की ट्रीटी में भी वो प्रयोग तो नहीं हुआ था, वो शब्द गाइडेड था। दे वर टू बी गाइडेड इन डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स by India, they were not to be controlled by India. And secondly, they appointed their own prime minister. Their diwan was not appointed by India. Therefore, by this definition, internal affairs of Sikkim were a charge of India. The internal affairs of Bhutan were entirely under the control of the Bhutan government, and that is a mark of sovereignty. So that mark of sovereignty was accepted by the British, and that was accepted by us. तो जब पंडित नेहरू वहाँ 1959 में शायद वहाँ गए थे, तो वो जब वहाँ गए तो उनसे भूटान के किंग दोरजे वांगचुक ने, जिग्मे दोरजे वांगचुक ने ये कहा कि भाई हम तो स्वतंत्र देश हैं, हमको चीन से बहुत डर है, चीन हमको हमारी उंगली मांगता है, पता नहीं अभी तक तो तिब्बत ले लिया, पता नहीं कब हमको ले लिया, तो आप हमें संयुक्त राष्ट्र में ले जाइए, विश्व हमें स्वतंत्र मानेगा और फिर चीन हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। तो नेहरू ने यह कहा कि देखिए, हम आपकी इस स्थिति का स्वागत करते हैं और जब आप अपने को ये काबिल समझें कि आप यूएन में जा सकेंगे तब आप हमें बता दीजिएगा, लेकिन अभी हम समझते हैं कि भूटान को बहुत आगे बढ़ना है, आंतरिक उनके काफ़ी विकास होने हैं, उसके बाद में वो संयुक्त राष्ट्र में जाएं तो अच्छा होगा, अभी जल्दी है बहुत। तो जब इंदिरा गांधी से संपर्क हुआ जिग्मे दोरजी का इंदिरा गांधी के राज्यकाल में, तो उन्होंने फिर ये प्रश्न उठा दिया। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई ये तो इंडिया की सिक्योरिटी का प्रश्न है। तो हम लोगों ने, तो उन्होंने दो काम किए किंग और जिग्मे दोरजी ने। एक तो उन्होंने ये कहा कि आपकी और हमारी ट्रीटी बिल्कुल वैसी रहेगी, तो एक तो ये हम लोगों को एश्योरेंस हो गई, उसमें कोई अंतर नहीं है। और दूसरे उन्होंने कहा कि आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ लगा दीजिए। तो एक स्पेशल ऑफिसर BS दास वहाँ अपॉइंट कर दिए गए, तो वहाँ हमारी प्रेजेंस भी हो गई। और फिर उन्होंने अपनी इंस्टीट्यूशंस को
ऐसे वो बढ़ाना शुरू किया जिससे कि वो यूएन में चले जाएं। कैबिनेट अपॉइंट की, कैबिनेट मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जो उनके यहाँ कभी नहीं थे, केवल सेक्रेटरीज हुआ करते थे। और जब वो बिल्कुल तैयार हो गए तो 1970 में पहली बार उनका एक डेलीगेशन हमारे डेलीगेशन के साथ मिलकर न्यूयॉर्क गया और हमारे डेलीगेशन ने उनको सबसे मिलाया और कहा कि हाँ ये संयुक्त राष्ट्र में आना चाहते हैं, और सबकी समझ में ये बात धीरे धीरे आने लगी। सोवियत यूनियन ने इसका विरोध किया। सोवियत यूनियन को ये डर था कि अगर भारत भूटान को आज़ादी दिलवा देगा और भारत भूटान को यूएन में ले आएगा तो हमारी जो एशियन रिपब्लिक्स हैं वो भी वही मांगने लगेंगे। लेकिन हमने समझाया कि हम भी भूटान को हमेशा से ही स्वतंत्र मानते रहे हैं, तो इसमें हम पीछे नहीं जा सकते। आप अपनी रिपब्लिक के साथ में आपके क्या संबंध है, यह आपका विषय है, उसे आप संभालें। तो सोवियत यूनियन ने उसका विरोध नहीं किया और भूटान उसका अंग हो गया। लेकिन सिक्किम में छोग्याल ने बिल्कुल लड़ाई दूसरी तरीके की थी। उन्होंने भारत की सत्ता का विरोध करना शुरू कर दिया। वो भारतीय ट्रीटी को नकारना चाहते थे। वो हिज हाइनेस के बजाय अपने आप ही अपने को हिज मैजेस्टी करार करना चाहते थे। और जब उनके घर में एक शादी हुई तो उन्होंने एक निमंत्रण पत्र में अपने को हिज मैजेस्टी कह दिया। भारत की उसके लिए भारत को न निवेदन किया, न भारत को खबर की, न भारत की इजाज़त ली, और उनको छोग्याल मान लिया गया था इस शर्त पे कि ट्रीटी रिलेशंस में कोई अंतर नहीं आएगा। उनकी आंतरिक प्रशासक हमारे होंगे, उनका आंतरिक प्रशासन में हमारा हक होगा, उनके विदेश सेवाएं और उनकी विदेश नीति और उनकी डिफेंस सेवाएं और उनकी सेना नीति वो सब हमारे अधिकार में रहेगी। उनके हाथ में कोई उनकी सेना नहीं होगी। तो उन्होंने जब इसका विरोध किया और होप कुक से उनकी शादी हुई तो उसने अपने को क्वीन बनाना शुरू कर दिया ऑफ एन इंडिपेंडेंट नेशन। और जब हमें ये लगा कि इसमें CIA का हस्तक्षेप होने लगा है तो वहाँ की जनता जो नेपाली प्रधान थी उसने विद्रोह कर दिया। तो छोग्याल उसे संभाल नहीं सके तो उन्हें भारतीय सेना का आधार लेना पड़ा। भारतीय सेना को बुलाया उन्होंने पैलेस की रक्षा के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। और जब नियुक्त कर दिया तो उसके बाद में उनको ये बात समझाई गई कि अगर ये नेपाली आपकी साथ में नहीं रहे तो आप यहाँ राज्य नहीं कर सकते। तो फिर सिक्किम का एसोसिएट स्टेटस हुआ और उसमें जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने ये तय किया इलेक्शन से कि हम भारत के अभिन्न अंग होना चाहते हैं, और वो अभिन्न अंग हो गए। सर एक और इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं इसी चैप्टर का पार्ट है और वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसको कई बार पिक्चरों में भी दिखाया गया है, उसमें बहुत से सीरियल भी बने हैं। और मतलब मैं ये मानता हूँ बहुत खुशकिस्मत थे। वो एक फेमस इन कैमरा मीटिंग जहाँ पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बैठी हैं और मानेक शॉ साहब को बुलाया जाता है, जनरल मानेक शॉ को, और व्हेन ही सेज कि आई गारंटी डिफीट टू यू, जब इंदिरा गांधी से, और यू आर प्रेजेंट इन दैट मीटिंग, वो मुझे इस किताब से पता लगा। सर उस मीटिंग का जल्दी से अगर एक बार, क्योंकि वो एक हम सब लोगों को आंदोलित करती रहती है कि एक जनरल अगर देश के लिए, देश की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है, तो अपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के सामने भी खड़े होके अपनी राय देने का उसकी नैतिक जिम्मेदारी। 1971 के अप्रैल की बात है। इंदिरा गांधी को यह लगा कि पाकिस्तान तो बांग्लादेश में नरसंहार के अलावा और कुछ करेगा नहीं, और तैयारी कर रहा था पाकिस्तान हमला करने की हमारे ऊपर। सेंट्रो और सियाटो के मेंबर हो चुके थे। F-16 एयरक्राफ्ट इंपोर्ट उन्होंने कर लिए थे। उसके ऊपर एक ही मंशा थी कि भारत के ऊपर हमला करना है। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि उनके हमले से पहले हमको कुछ करना पड़ेगा। और उस मीटिंग में मानेक शॉ से उन्होंने पूछा कि आप ये कब कर सकते हैं। तो मानेक शॉ ने कहा कि आप हमें बताइए, हम तो आपके आदेश का पालन करने के लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कल को चले जाइए।
आप अगर जा सकते हैं तो कल को चले जाइए। मैं तो चाहती हूँ कि यह झंझट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। मानेकशॉ ने समझाया उनको। मानेकशॉ ने कहा कि देखिए, हमें तैयारी करनी होगी। हक्सर साहब ने यह कहा कि आपको ये तय करना होगा कि विश्व आपके साथ चले, आपका विरोध न करे। टी.एन. कौल साहब ने यह कहा कि इज ईस्ट बंगाल रेडी टू assume the reins of its country? Where is their cabinet? Where is the training to govern a country? हिंदुस्तान में भी अंग्रेजों ने भी इंटरिम सरकार लगाई, ये कहने के लिए कि आप लोग तैयार तो हो जाएं। तो वहां तो कुछ है ही नहीं। मुक्ति वाहिनी के थोड़े से लोग हैं, वो रोज खुट करते रहते हैं। डू यू हैव ए फोर्स देयर विच कैन? मानेकशॉ ने कहा कि आर दे रेडी टू कम्बैट द पाकिस्तान स्ट्रेंथ मिलिटरीली? उसको तैयार करना होगा। तो मुक्ति वाहिनी की ट्रेनिंग का इंतजाम हुआ। उनकी कुछ लोगों को कलकत्ते में रहने के लिए इजाज़त दी गई। कलकत्ते में रह के गवर्नेंस का उनको अंदाज हुआ। उन्होंने अपनी खुद कैबिनेट बना ली। और जब शेख मुजीब रहमान ने मार्च में आज़ादी की घोषणा कर दी, तो ये लोग भाग के कलकत्ते आ गए। और कलकत्ते में 9 महीने के अंदर उनको तैयार किया गया। मुक्ति वाहिनी की ट्रेनिंग के लिए भूटान के किंग ने भी बड़ा साथ दिया। और जब वो लोग बिल्कुल सब तैयार हो गए, तो दिसंबर में आखिर में युद्ध की तैयारी हुई। मानेकशॉ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उस मीटिंग में ये बताया कि अगर जाड़े के दिन होंगे तो हमारे पासेस बंद हो जाएंगे बर्फ से। चीन ऊपर से आके सिक्किम या भूटान को पार करके और बांग्लादेश की मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप अभी लड़ाई लड़ेंगे तो चीन को मौका मिल जाएगा और दुनिया को आपने अभी तैयार होने में आपको देर लगेगी, वो तैयारी कर लीजिए, हम अपनी तैयारी कर लेंगे। ये उसका निष्कर्ष। इंदिरा गांधी की समझ में वो बात आ गई। मैं अब जल्दी से, क्योंकि असल में बहुत सी चीजें हैं, पूछना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अगले चैप्टर पे आते हैं। जो अगली आपकी पोस्टिंग थी और इम्पोर्टेंट पोस्टिंग, हिंदुस्तान के राजदूत 62 वॉर के बाद चाइना से हम लोगों ने अपने अपने राजदूत बुला लिए थे। कोई डिप्लोमेटिक मतलब पूरा एम्बेसडर लेवल के नहीं थे। आप चार्ज मिशन होके पहुंचते हैं, आपको भेजा जाता है, चार्ज अफेयर शायद उसको बोलते हैं, आपको भेजा जाता है चाइना 73 में। सर उस सारे उसमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने भी स्वर्ण सिंह को एक बार फिर, जो स्वर्ण सिंह ने वहां किया था, उसी भुट्टो को फिर वो आपसे चाइना में आपसे उनकी रूबरू होती है। मैं जानबूझ के मैं एक टर्म यूज नहीं कर रहा हूं, लोग कहेंगे मुठभेड़ नहीं कहूंगा, डिप्लोमेटिकली रूबरू होते हैं। और वो जो ऑफिशियल डिनर में वो हिंदुस्तान को फिर कहते हैं, तो आपका जो वॉकआउट है उसके बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे। और जिस समय आप ये कर रहे थे, तो मतलब ये सब जगह मैंने और भी इसको देखा, ये आप अपने इंस्टिंक्ट से कर रहे थे, आपको लगा कि देश के लिए, तो वो थोड़ा सा। जिस दिन भुट्टो वहां आए हैं तो सारे हेड्स ऑफ मिशन को एयरपोर्ट पर बुलाया गया था, तो हम भी वहां गए सबके साथ। तो तरीका ये होता है कि एयरपोर्ट पे एक पूरी लाइन बन जाती है हेड्स ऑफ मिशंस की, और उसमें सबसे पहले आगे चू एन लाई जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनकी आवाभगत करने के लिए वहाँ मौजूद हैं, वो रहते हैं, और भुट्टो जी सामने से उतर के आते हैं। तो उनके जहाज के आने से पहले, जैसे ही वो आने वाला था उससे पहले तो हाथ में ला करके चू एन लाई हम सब लोगों से चले गए। फिर वो वापस आए, उन्होंने मुझे पीछे कंधे पे टैप किया। मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ प्रधानमंत्री चू एन लाई को वहां देख के।
और मुझसे चुपके से कहा कि आप इंदिरा से कह दीजिएगा कि सब कुछ ठीक होगा। अब ये कह के और वो बड़े जोर से मेरा हाथ मिला के और वापस चले गए। अभी तक की मेरी सारी बातें उनके विदेश मंत्री से और हेड ऑफ द डिवीजन और वहाँ के जो दूसरे ऑफिशियल्स थे उनसे हुआ करती थी। और सर ये सब फुल पब्लिक व्यू में हो रहा है पूरा, मतलब ये सारा पब्लिक व्यू में हो रहा था। सारे हेड्स ऑफ मिशन भी चक रहा है इस पे। तो जब वो वापस पहुंचे, भुट्टो आ गए। उसी दिन शाम को एक बैंक्वेट में सारे हेड्स ऑफ मिशन फिर दोबारा बुलाए गए। उसमें चू एन लाई नहीं आए, तो चू एन लाई के स्थान पर तंग शाओपिंग ने उनका भाषण पढ़ा। स्वागत भाषण चू एन लाई के नाम में था, लेकिन अध्यक्षता उस फंक्शन की ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में तंग शाओपिंग कर रहे थे। तो उनका जो टेक्स्ट है चाइनीज में, वो सारे को हेड्स ऑफ मिशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। तो मैंने जब उसको देखा और उसकी आखिरी लाइन पढ़ी, तो मैंने उसमें देखा कि JNK सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो शब्द थे चीनी में। तो वो आखिरी लाइन थी कि जिससे मुझे कुछ करने का मौका ना मिले। तो मैंने शीला को कह दिया, सामने बैठी थी मेरे बराबर में अमेरिका के लिएज़न ऑफिसर थे, वो भी हेड ऑफ मिशन थे वहाँ। वो मैंने शीला को कहा कि देखो, अगर अपने भाषण में उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन इन JNK की बात की तो मैं उठ के चला जाऊंगा और तुम मेरे साथ आ। बस मुझे इतना ही मौका मिला कि चू एन लाई ने आखिरी पैरा खत्म किया और वो सेंटेंस पढ़ दिया, और उसका ट्रांसलेशन होते ही होते मैं उठ के वहां से चला गया। मेरे पास में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, कोई आन न गुमान की चू एन लाई अपनी स्पीच में सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। भुट्टो की बात अलग है, भुट्टो को उनके जवाब में बाद में बोलना था। तो मैं वहां से उठा, शीला उठ के आई, हम दोनों बाहर चले गए। तंग शाओपिंग ने कुछ नहीं कहा, कुछ कहा नहीं। मैं बड़ी ग्रेसफुली बो करके आई बोट टू हिम एंड देन आई वेंट टू द फ्रंट, बोट टू हिम एंड देन वॉक आउट। भुट्टो ने वो देखा और आग बबूला हो गए। और ये तो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट है, उनको अपनी भाषण में उन्होंने सिर्फ मेरे बारे में बात की, बजाय चीन के साथ संबंधों के बात होने के। धमकी भी दी कि आपको एक्सपेल करा देंगे। और फिर हमको ये धमकी दी कि ये इंदिरा मेरी बहन है, मैं अभी उससे मिलके आया हूँ, और मैं उसको, जब उसको ये संदेश मिलेगा तो इनको मैं एक्सपेल करवा दूंगा फॉरेन सर्विस। जब वो खत्म हो गया तो उसके 2 दिन बाद फिर भुट्टो ने अपना रिटर्न बैंक्वेट दी। भुट्टो के वॉकआउट के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं था, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। तो मैंने आके फॉरेन ऑफिस को ये मैसेज भेज दी कि ऐसा ऐसा हुआ है, और वह मेरे मन में जो बात थी वो उनको बता दिया। मैंने कहा कि ये अभी अभी भुट्टो शिमला से लौटे हैं, शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ है, शिमला में ये तय हुआ है कि कश्मीर का मसला, डिस्प्यूट नहीं था, उस मसले की बात थी, कश्मीर इशू, ये दोनों देश आपस में तय करेंगे और बायलैटरली तय करेंगे। तो किसी दूसरे देश का उसमें हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो मैंने अपने मन में यह सोचा कि अब चीन को रोकने का एक ही रास्ता है कि इनको पहले ही मौके पे यह बता दिया जाए कि ये
ये तमाशा ये नहीं कर सकते। तो मैंने अपने मन की बात फॉरेन ऑफिस को बता दी। तो सरदार सोरेन सिंह की मेरी मैसेज आई कि वी डिड नॉट expect anything else from a diplomat like you, of your experience. और वो अगले ही दिन इत्तेफाक से हांगकांग आने वाले थे विजिट पे, साउथ ईस्ट एशिया के देशों में जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे वहां बुला लिया, तो उन्होंने मुझे शाबाशी दी। और उसके अगले दिन पार्लियामेंट में लेफ्ट ने पूछा इंदिरा गांधी से कि आप तो चीन से संबंध अच्छे बनाना चाह रहे थे और लखन मेहरोत्रा को स्पेशली वहां भेजा गया उन संबंधों को बनाने के लिए, और ये मेहरोत्रा जी ने क्या कर दिया? तो उत्तर में उन्होंने ये कहा कि उनको जो करना चाहिए था उन्होंने वही किया, अगर वो ना करते तो हम परेशान होते। तो जब भुट्टो ने ये देखा कि ना तो मुझे एक्सपेल किया गया, मुझे बधाइयाँ दे दी गई और सैकड़ों बधाइयों के संदेश मेरे पास आए, और सारी दुनिया के प्रेस ने उस खबर को दी कि ये भुट्टो के कहने की बात नहीं थी, ये चू एंड लाई का स्टेटमेंट था। अगर तंग शाओपिंग को कुछ कहना था तो वो कहते। तो अपने बैंक्वेट में भुट्टो ने ये तय किया कि वो हमारे पास फिर से आ जाए, और उन्होंने कोशिश की कि जो माहौल उन्होंने पहले पैदा किया था उसको थोड़ा बदल दें। तो आकर के उन्होंने कहा कि भाई हम तो ये सोच रहे थे कि ऐसी क्या बात है कि जो आप यहाँ से इट वॉज अननेसेसरी फॉर यू टू वॉक आउट। तो मैंने कहा सर it was a response to quite an unnecessary statement on the part of the honorable Prime Minister of China, लेकिन मैंने आपकी शान में तो कुछ नहीं कहा। मैंने ये भी ऐड कर दिया, मैंने आपकी शान में तो कुछ नहीं कहा। तो फिर उन्होंने शीला से कहा कि मुझे तो ऐसा लगा कि सीता लाइक यू जस्ट फॉलोड हिम टू द बाथरूम। तो शी सेड कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू शुड नो यू डोंट गो टू द बाथरूम टुगेदर। तो ये उसका पूरा बैकग्राउंड है, और इसमें आप सही कह रहे हैं कि मेरे पास देश प्रेम और देश की सुरक्षा के अलावा और कोई दूसरा प्रश्न मेरे सामने नहीं था, और मैंने उसका निर्वाह किया, और उसके लिए मुझे काफी आश्वासन मिले, न केवल दूसरे लोगों से बल्कि प्रधानमंत्री से स्वयं और विदेश मंत्री से स्वयं। अब जल्दी से आगे चलते हैं क्योंकि आपकी वो पोस्टिंग खत्म होती है चाइना में, आप कामयाब होते हैं राजदूतों को फिर से एस्टेब्लिश करने में। इंडिया मतलब के राजदूत वहां जाते हैं, चीन के राजदूत तो थे लेकिन राजदूत प्लेनिपोटेंशियरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अच्छा पुटे, खैर हम कार्यवाहक राजदूत थे लेकिन पूर्ण राजदूत नहीं थे। सर अब आपको मैं जल्दी से, अब आपकी नेक्स्ट पोस्टिंग सैन फ्रांसिस्को होती है। मैं दर्शकों को बता दूं कि भाई ये वही जगह है, आपने भी लिखा है उसमें, जहां पे यूएन की फाउंडिंग वो हुई थी, यूनाइटेड नेशंस की, और जहां पे मुझे एक चीज नहीं याद थी, जहां पे आपकी उससे लगा गदर पार्टी भी यहीं पे स्टैब्लिश हुई थी। सर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप 76 से 79 अमेरिका में हैं, और वो पीरियड है जब देश में इमरजेंसी अपने एक तरह से चरम सीमा पे थी। यहाँ की नसबंदी, यहाँ की जो एट्रोक्रेसीज, यहाँ जो भी हो रहा था, अमेरिका में इसका कुछ रिएक्शन हो रहा था क्या? जैसे आज अगर आप देखिए तो अब लोग कुछ भी कहें, हमारे कोरोना क्राइसिस में भरा हुआ है विदेशी प्रेस, वो अपने अपने ढंग से उसको दे आर रिएक्टिंग, दे आर क्रिटिसाइजिंग। इमरजेंसी के वक्त क्या माहौल था, या हम लोग हाशिए में थे, उनके लिए कोई मतलब ही नहीं था हमसे? अमेरिका में ये भावना थी कि नेहरू जी की लड़की, जिन्होंने कि भारत की प्रतिष्ठा को एक जनतंत्र के रूप में ऊपर उभार करके विश्व में उद्घोष जिसका किया था, और जिसके नाम पर, जनतंत्र के नाम पर इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की रचना की, उस इंदिरा गांधी से ये बिल्कुल किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके की इमरजेंसी लगा देंगी कि प्रेस की फ्रीडम्स भी खत्म हो जाए और देश के राजनेता
जो राजनीतिक नेता थे, जिनमें जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों को भी गिरफ्तार कर लेगी, तो उसका बहुत ही विरोध था प्रेस में और उनके नेतृत्व में। और कार्टर, जिनका कि रुख हमारी तरफ थोड़ा फ्रेंडली था, उनका रुख बिल्कुल भारत की ओर से बदल गया। और फिर जब ये तय करना था कार्टर को कि अब ताइवान परमानेंट मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र के, और वो ऐसे ही हैं जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, तो ताइवान की जगह अब चीन को लाया जाए, क्योंकि ये आवाज़ कैलिफोर्निया से निकल के जहां मैं था सारे देश में फैल चुकी थी, और सारे देश की आवाज़ ये थी कि अब साम्यवादी चीन को लाओ। और साम्यवादी चीन ये पुकार रहा था कि सोवियत यूनियन हमारा दुश्मन है, हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं। तो उनका सबसे अच्छा मौका है सोवियत यूनियन को कमज़ोर करने का, संयुक्त राज्य को मजबूत करने का, और भारत को भी एक सीख सिखाने का। तो कार्टर ने चीन को स्वीकार किया, उसको वीटो नहीं किया, ताइवान निकल गया, चीन आ गया वहां की मेंबरशिप में। ये रिएक्शन वहां हुआ। मैं एक जल्दी मैं, क्योंकि इसी दौरान आपका जेपी से भी मिलना होता है, वो किस्सा हम लोग कभी और करेंगे जेपी की बात पे। सर, एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे और लगी, आप अकेले शायद व्यक्ति है मेरी जानकारी में जो आर्कटिक और एंटार्कटिक, मतलब आप ना कोई सेलर थे ना कोई एडवेंचरर वो थे, लेकिन शायद ईश्वर ने कहीं से पहले से लिख दिया था कि इन दोनों जगह, आप उसमें लिखते हैं कि आर्कटिक बीच का पानी आप लेके आए थे। जैसे हम लोगों को लगता है ना कि भाई गंगा जल हम लोग लाते हैं, जमजम वाटर लाते हैं, तो आप उस श्रद्धा से शायद लाए होंगे। तो यू आर चोजन फ्रू जिसने आर्कटिक और एंटार्कटिक दोनों को जाने का आपको अवसर मिला। वेरी क्विक। देखिए, ये सौभाग्य है। मैं सैन फ्रांसिस्को में हूँ, मिस्टर पालकीवाला हमारे राजदूत हैं। हवाई और अलास्का दोनों उनके जुरिस्डिक्शन में है, और मेरे जुरिस्डिक्शन में कौंसल जनरल है। तो मेरा ये कर्तव्य बनता था कि मैं उनके साथ जाऊं। तो जब वो अलास्का विजिट करना चाहते थे तो मैं उनके साथ गया, और वहाँ वो एंटार्क्टिक की उस सीमा तक गए जहाँ तक कि अमेरिकन विदेशियों को ले जाते थे। लेकिन मैंने जो वहाँ का मैनेजमेंट था उनसे कहा कि मैं तो आर्कटिक सागर तक जाना चाहता हूँ, ध्रुव सागर पहुँच के, और वहाँ से वापस होना चाहता हूँ। तो देखिए, उस सीमा रेखा और ध्रुव सागर के बीच में फ्रॉस्ट ही फ्रॉस्ट है, कोई कम्युनिकेशन लाइन नहीं है। और कितना डिस्टेंस? करीब 6 किलोमीटर, साढ़े 6-7 किलोमीटर, और उसके ऊपर पैदल चलना पड़ता है। तो वो फ्रॉस्ट के ऊपर हम और 4 गार्ड उनके, 4 गार्ड्स, बट दे न्यू मी एज ए फ्रेंड, दे अलाउड and they allowed that. That was very important. That was exceptional. And they had no other request from any other mission or head of mission or head of post of that kind of a request. तो वो ले गए मुझे, और मैं वहाँ गया, और जैसे ही फ्रॉस्ट का एरिया ख़त्म हुआ तो वहाँ ध्रुव सागर में मैंने जल देखा, और ऐसा दर्शन। और फिर मैं एक छोटी सी बोतल ले गया था, बिल्कुल नन्ही सी। तो मैंने पहले अपने हाथ से अंजलि प्रदान की, और उसके बाद में वो जल थोड़ा आगे से वो जल से उसको भर लिया। और जब मैं छुट्टी पर भारत गया तो वो मैंने अपनी माता जी को दिया, तो उन्होंने अपने पूजा स्थल में उसको रख लिया। तो ये तो हुई आर्कटिक की घटना। लेकिन जब मैं अर्जेंटीना में था तो ऐसा था कि तब तक संयुक्त राज्य, सोवियत यूनियन और यूके
ये अपने मिशंस आर्कटिक में एस्टेब्लिश कर चुके थे। आर्कटिक में सेना ले जाने का या सैनिक कोई चीज ले जाने का हक नहीं है, तो वो रिसर्च स्टेशंस थे। लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका के थ्रू हमने भी एक मिशन भेजा वहाँ, और आर्कटिक में हमने भी अपनी एक रिसर्च स्टेशन स्थापित कर लिया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं अर्जेंटीना में था तो वो रिसर्च स्टेशन के मेडिकल और फूड सप्लाईज खत्म होने लग गए, तो उन्होंने SOS भेजा, और उस वक्त साउथ अफ्रीका का रूट बंद हो चुका था, न्यूजीलैंड का रूट भी बंद हो चुका था, तो केवल अर्जेंटीना के थ्रू जा सकते थे। तो मेरे पास ये संदेश आया कि आप अर्जेंटाइन गवर्नमेंट से कहिए कि इसका कुछ इंतजाम कर सकते हो तो करें। तो अर्जेंटाइन जुंता की सरकार थी, और गाल्टिएरी जो जनरल थे, जो देश के प्रेसिडेंट भी थे, मैंने अपने क्रेडेंशियल्स उनको प्रेजेंट किए थे। और मैंने, जब उन्होंने फॉकलैंड्स में लड़ाई की थी और अमेरिका UK का हमला उनके ऊपर हुआ, तो उनकी मदद की थी एक रेजोल्यूशन लाने के लिए, जो नॉन अलाइन ने सपोर्ट किया था। तो वो मेरे बड़ा आभारी लग थे। तो उन्होंने ये कहा कि आप बिल्कुल मत घबराइए। एक C-130 एयरक्राफ्ट उन्होंने लगाया, उसमें सिर्फ एक पायलट, एक इंजीनियर, एक क्लीनर और एक मैं, 4 लोग। और हम 4 लोग, और पूरा का पूरा प्लेन में एक बॉक्स था, उसमें मेडिसिन और फूड भर के, और वो पूरा प्लेन टिएरा देल फुएगो आखिरी पॉइंट है वहाँ तक ले गए, वहाँ से रिफ्यूअल किया, मुझे आर्कटिक ले गए, वहाँ हम एयर ड्रॉप किया, और फूड सप्लाईज और मेडिसिन दोनों जब कंफर्म हो गई कि वो हमारे लोगों को मिल गई थ्रू दी वायरलेस, तो हम टिएरा देल फुएगो वापस आ गए, वहाँ से ब्यूनस आयरेस वापस आ गए। तो मैं ऐसी स्थिति में वहाँ गया जी। तो ये भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये सब शायद ऐसी चीजें कि बहुत से IFS बहुत लोग बन जाते हैं, बड़े पोस्टिंग रहती है, लेकिन इस तरह के अनुभव होना अपने में है। सर, अब जल्दी से मैं 2 चैप्टर एक साथ कर रहा हूँ क्योंकि वो मॉस्को से रिलेटेड है, चैप्टर 15 और 16। समय का भी थोड़ा सा है। जब आप मॉस्को दोबारा पहुंचते हैं 79 में, तो उस समय तक 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो समझने की दृष्टि से। अफगानिस्तान अब हैपनिंग प्लेस हो गया था एशिया में, और वहां खींचतान शुरू हो गई थी, और चेंज ऑफ रिजीम हो रहा था। ये सब बातें लोगों को पता है, लेकिन मैं एक जो इम्पोर्टेंट चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ सर, उसी समय जो मॉस्को ओलंपिक हुआ था, जिसको काफी देशों ने बायकॉट किया था, उसका आपने अपनी किताब में लिखा है कि वो अद्भुत था, उनका आयोजन अद्भुत था, वो बहुत प्रिसिशन किया था, और आप वहां थे। उस मॉस्को ओलंपिक का थोड़ा सा कुछ बता देंगे कि मतलब उसकी शीन तो चली गई थी? नहीं, शीन तो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हुई थी। अच्छा। अमेरिका ने बॉयकॉट कर दिया था, और उस बॉयकॉट में अमेरिका के साथ काफी देशों ने अपनी टीम भेजना मना कर दिया था। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो कॉम्प्रोमाइज हुआ था, खत्म नहीं हुआ था शीन। UK और फ्रांस ने, जो कि बिल्कुल उनके नेटो के साथी हैं, उन्होंने ये तय किया कि नहीं, हम अपनी टीमें भेजेंगे। और भारत और सोवियत यूनियन के संबंध इतने घनिष्ठ थे कि हम लोगों को अमेरिका की नकल करने की ना तो ज़रूरत थी, और न कोई ऐसा मौका था कि जिसमें हमें अमेरिका के साथ में ऐसा स्वार्थ बंधा हुआ था कि हम सोवियत यूनियन को, जो हमारा घनिष्ठ मित्र है, उसको खामोखा दुश्मन बना लें। तो हमने अपनी टीमें भेजी, और हमने वहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से हमारा स्वागत हुआ। और भास्करन ने, जो ओपनिंग परेड थी, जो हमारे हॉकी के चैंपियन थे और लीडर थे, वो सबसे आगे उसमें झंडा लेकर के गए थे। तो जब भास्करन को, जब हमारी टीम को गोल्ड मेडल मिला, ओलंपिक गोल्ड मेडल, जो कि 10वां ये गोल्ड मेडल था हमको,
ये गोल्ड मेडल जब हमको मिला तो सारा स्टेडियम खड़े होकर के उन्होंने हमारी टीम का स्वागत किया। और ये इस हम लोग वाकई इस घटना पर बहुत प्रसन्न थे और इस बात से प्रसन्न थे कि हमने इस मामले में सोवियत यूनियन का विरोध करने की बजाय उनका साथ दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद देखिए, अफगानिस्तान में एक ऐसी स्थिति आ गई, जो आप अफगानिस्तान का जिक्र कर रहे थे, कि उसमें हम एक कशोमकश में पड़ गए थे। अफगानिस्तान के डेवलपमेंट्स इस तरह हो रहे थे। 1973 में पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा की कि जब वहाँ दाऊद को डिपोज कर दिया गया तो उन्होंने, जो तराकी वहाँ आए थे वो लेफ्टिस्ट लीनिंग्स थे उनके, और वो सोवियत यूनियन का साथ देने लगे थे। ये अमेरिका और पाकिस्तान को मंजूर नहीं था, तो उन्होंने तराकी का मर्डर करवा दिया और उनकी जगह हफीजुल्लाह अमीन के हाथ में अफगानिस्तान की कारोबार आ गई, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हो गए। तो वो एक अमेरिकन शक्ति और पाकिस्तानी शक्ति का जोर पकड़ गई। सोवियत यूनियन को यह मंजूर नहीं था, तो उन्होंने हफीजुल्लाह अमीन के खिलाफ वहाँ आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। तब तक अफगानिस्तान कोल्ड वॉर का एक अंग बन चुका था और जो हफीजुल्लाह अमीन, जो प्रो पाक और प्रो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनको भी ख़त्म कर दिया गया और बाबरा करमाल को सोवियत यूनियन की मदद से वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन ये करने के लिए, बाबरा करमाल के लिए उनको 200 अपने ट्रूप्स भेजने पड़े थे अमेरिका, तो इससे हमारे कान खोड़े हो गए। You know, Afghanistan was a non-aligned nation. और नॉन अलाइन के अगर आप 5 सिद्धांतों को देखें तो उसमें सबसे पहला है कि आप सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करेंगे। दूसरा नॉन एग्रेशन है। तीसरा नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर। और हम नेता हैं नॉन अलाइन मूवमेंट के, तो एक ऐसी स्थिति आ गई जब वो 200 से भी लेकर 20,000 लोग सोवियत सेनाएं वहां अंदर चली गईं बाबरा करमाल की मदद करने के लिए और साम्यवाद को फैलाने के लिए। तो हमने कहा कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो उस वक्त ग्रोमिको ने यह तय किया कि हम इंदिरा गांधी से जाके बात करेंगे और ग्रोमिको से बातें अच्छी तरह से हुई और ये तय हुआ कि भाई देखिए, हम इसमें अमेरिका का साथ तो नहीं देंगे, लेकिन हम सोवियत यूनियन के लिए भी प्रकट रूप से कोई भी भाषण ऐसा नहीं करेंगे कि जिसमें ऐसा लगे कि आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन इससे हमारे संबंधों में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। ग्रोमिको को ये बात पसंद आई। उन्होंने जब वो वापस आए तो यही बात हम लोगों को बता दी। सर उसके बाद में नहीं आप कंटिन्यू। उसके बाद में संजीवा रेड्डी आए। नहीं सर, मैं उससे पहले एक मेरा और बीच में प्रश्न है संजीवा रेड्डी जी से पहले। मुझे जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक नई चीज लगा और मुझे अभी भी नहीं समझा। ज्योति बासु जो सीपीएम के लीडर थे और जो मतलब एक तरह से सीपीआई सीपीएम का तो बीच से बंटवारा हुआ था और वो चीन एफिलिएशन था, ये सीपीआई रशियन एफिलिएशन था। ये क्यों ज्योति बासु साहब रशा गए थे? क्योंकि वो मैं अभी भी बहुत मुझे क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, सोवियत यूनियन हमेशा से सीपीआई का प्रेमी रहा है। सीपीआईएम चीन भक्त था।
between CPIM and the Soviet Union there was no deadlock. Yes. Except one thing, उनकी जो इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज है, जिसके कोटोव्स्की चेयरमैन थे, वो ये कह रहे थे कि वो भी साम्यवादी हैं और ये भी साम्यवादी हैं, और कोई रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे CPIM चीन की तरफ झुकाव रखने की बजाय हमारी तरफ उसका झुकाव हो जाए, और अगर आप उनका तिरस्कार निराकार करेंगे तो वो कभी आपके साथ नहीं आएंगे। इसलिए ज्योति बासु को बोला। अच्छा अच्छा सर, इसी में जो आप प्रेसिडेंट संजीव रेड्डी की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं, वो एक सर जो इशू हुआ, जो आपने किताब में भी उठाया है, कि उनका जब रिटर्न बैंक्वेट था उस समय प्रेसिडेंट ब्रेजनेव उसमें नहीं आए थे। शुरू में सब जगह रहे थे, पूरे ठीक से उनके आवभगत की थी, उसमें नहीं आए थे। मतलब मैं एक आम नागरिक के अनुसार, और उसको प्रेसिडेंट संजीवा रेड्डी ने टुक हिज टू हार्ट, उन्होंने उसका अच्छा नहीं माना था, मतलब उनको बुरा लगा था, ये आपने भी मेंशन किया है। सर, क्या डिप्लोमेटिक उसमें रिलेशनशिप में ये इस तरह के एक्शंस इतना माने रखते हैं कि ये पर्सनल लेवल का उनका रिएक्शन था? नहीं, देखिए, ये छोटी घटना नहीं थी। अच्छा। औपचारिकता से ब्रेजनेव को आना चाहिए था। ब्रेजनेव ने जब बैंक्वेट दी थी तो रेड्डी के लिए बैंक्वेट दी थी। बैंक्वेट को जब उनकी रिटर्न किया गया था तो वो ब्रेजनेव की बैंक्वेट के बदले रेड्डी बैंक्वेट दे रहे थे। तो गेस्ट ऑफ ऑनर ही अगर नहीं आएगा तो बैंक्वेट के माने क्या हुआ? और उसकी कोई खबर पहले नहीं हुई। बैंक्वेट होने वाली है रात में, शाम को 7 बजे हम लोगों का एक प्रोग्राम है, 6 और 7 के बीच में मॉस्को यूनिवर्सिटी में। वहाँ चीफ ऑफ प्रोटोकॉल हमको संदेश देते हैं कि ब्रेजनेव नहीं आ रहे हैं। अब आप तय कीजिए कि बैंक्वेट होगी कि नहीं होगी। बैंक्वेट के लिए सारे इनविटेशंस जा चुके हैं, पोलिट ब्यूरो सारी आ रही है, सारे हेड्स ऑफ मिशंस आ रहे हैं। आप उन्हें ना तो मना कर सकते हैं, क्यों मना कर रहे हैं? आप उन्हें रोक भी नहीं सकते, तो आप क्या करें? तो वो बैंक्वेट तो हुई, ब्रेजनेव उसमें नहीं है। रेड्डी साहब को तो ये पसंद नहीं आ सकता, हमको नहीं पसंद आया, हिंदुस्तान को नहीं पसंद आया। लेकिन ब्रेजनेव क्यों नहीं गए, इसका जवाब, इसके दो जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसके 2-3 जवाब हो सकते हैं जो समझने की जरूरत है। सबसे पहला तो ये है कि पिछले 5 वर्षों में ब्रेजनेव को हार्ट की एक कंडीशन थी जिसमें उनका जबड़ा बिल्कुल बंद हो जाता, वो बोल नहीं पाते थे। तो वो कई बार ऐसी घटना हो चुकी थी। तो अगर इत्तेफाक से उस दिन शाम को ये हुआ तो वो आने का उनका प्रश्न नहीं था। एक तो ये बात हो सकती थी। दूसरे ये हो सकती थी कि शेरेमेतोवा एयरपोर्ट से और मॉस्को शहर तक 50 मिनट की यात्रा में उन्होंने रेड्डी से बात की थी। रेड्डी ने कोई हिंट उनको नहीं दिया कि अफगानिस्तान के मामले में भारत आपका सहयोग देगा। उसके बाद में जो औपचारिक बातें होती हैं टेबल्स पे, वो बातें उस दिन सुबह हो चुकी थी। उसमें भी हम लोगों की तरफ से कोई ये संदेश नहीं था कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ इस मामले में नहीं है। तो फिर ब्रेजनेव जैसा नेता जिसने कि अफगानिस्तान में इनिशिएटिव लिया था, उसने वो क्या करे, भारत का उन्होंने हर वक्त साथ दिया। जब आपके खिलाफ वीटो आना चाहा तो वो वीटो को JNK पे उन्होंने नहीं आने दिया। जब आपने उनसे डिफेंस
मैं बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी लेना चाहा, वो उन्होंने दिया। जब आपके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने रूपी एग्रीमेंट मान लिया, और आप रूपीज में सारा डिफेंस इक्विपमेंट खरीद सकते थे। तो ब्रेजनेव ने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये दूसरा कारण हो सकता, या ये दोनों मिल गए तो उन्हें बहाना भी मिल गया। तो इस वजह से वो आए नहीं, लेकिन वो नहीं आए, ये एक दुर्घटना थी। ठीक है सर, अब अपने लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, मतलब आज के लास्ट चैप्टर की तरफ, बुक के नहीं। 17 चैप्टर है, आपकी अर्जेंटीना की पोस्टिंग है 1982-84। मैं उसमें दो ज्यादा एक चीजें समझना चाहूंगा कि वही दौरान थी जिस जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है हिंदुस्तान में और वो नहीं रहती। सर, आप इंदिरा गांधी से कई बार मिले हैं, जैसे कई बार उन्होंने आपको बैक किया है, यूएस में मिले हैं, चाइना के उसमें हैं, मॉस्को, मतलब हर जगह आपका रहा है। आप उनको जब अपना पीछे मुड़ के देखते हैं तो इंदिरा गांधी एज अ लीडर, क्योंकि एक इंदिरा गांधी का एक बहुत मजबूत पक्ष था कि शी वॉज अ वेरी स्ट्रांग लीडर, और जब विदेश नीति आती थी तो जो स्वाभिमान है उसको बहुत आगे रखती थी। लेकिन एक मैं हरदम ये देखता हूँ कि वो एक इमरजेंसी वाला एक पैच है, मतलब वो जो कहते हैं ना कि ब्लॉट ऑन हर कैरियर, और उसका भी मैं ज्यादा मानता हूँ संजय गांधी को, क्योंकि संजय गांधी जिस जिस ढंग से किए, और हालांकि प्राइम मिनिस्टर होकर इंदिरा गांधी को उनके दबाव में नहीं आना चाहिए था। मैं इन सारी चीजों को आपसे जरा एक बार समझना चाहूंगा इंदिरा गांधी के बारे में। अगर देखिए, जहां तक साहस का संबंध है और जहां तक देश प्रेम का प्रश्न है और जहां तक देश सेवा का प्रश्न है, और डिसीजन मेकिंग सर, डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, और जहां तक देश के लिए सही निर्णय समय पर लेने का प्रश्न है, जहां देश की आपत्ति के समय में सही सॉल्यूशन निकालने का प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने बहुत सी चीजें ऐसी की जिनके लिए उनकी प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहेगी। शास्त्री जी का निधन एक दम से हो गया, जिसको मुरारजी देसाई गूंगी गुड़िया मानते थे, उसने देश की बागडोर इतनी अच्छी तरह संभाली। पाकिस्तान से संबंधों को उन्होंने पाकिस्तान को शिक्षा देके अच्छा बनाया। जब युद्ध का प्रश्न आया तो वो युद्ध में उनकी विजय हुई, और जब शांति का प्रश्न आया तो शिमला एग्रीमेंट उन्होंने कर लिया, जिसके जब उन्होंने संयुक्त राज्य के और संयुक्त राष्ट्र के चंगुलों से कश्मीर का डिस्प्यूट निकाल के उसे बायलैटरल बना दिया। दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। पाकिस्तान और बांग्लादेश और हिंदुस्तान के साथ एक ट्राइलेटरल संधि, ये केवल इंदिरा गांधी करा सकती थी 1971 के युद्ध के बाद। लेकिन जब उनका चुनाव के विपरीत इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी पिछली भूमिका को उनको इतना बड़ा धक्का लगा कि वो उनका चरित्र ही बदल गया जी। और देश को उन्होंने एक अंधकार के गर्त में उस समय गिरा दिया। फिर भी अगर पीछे देखें तो मैं ये सोचता हूँ कि जो उनके जीवन में उन्होंने जो देश की सेवा के लिए जो कुछ भी उपलब्धियां की, इमरजेंसी तो आई और चली गई, बाद में जो उससे नुकसान हुए वो फिर ठीक हो गए। लेकिन ये बताइएगा कि पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद में आज भी बांग्लादेश बना हुआ है। पाकिस्तान की शक्ति को उन्होंने आधा कर दिया। चीन के साथ शांति वार्ता उन्होंने स्थापित की, और ये कह के मुझसे कि हम अपने घुटने नहीं टुकाएंगे। मतलब ये एक मामूली बात नहीं है। उन्होंने कहा छोटे छोटे कदम लेना ठीक है, चीन को ये ना लगना लगे कि हम उनके भीख मांगने आए। आई मीन
बिल्कुल बहादुर के तौर पे। जब हमने सेल्फ डिटर्मिनेशन के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने उसकी सराहना की। तो ये सब बातें मुझे याद हैं और मैं ये सोचता हूँ कि इस सारी भूमिका को देखते हुए और देश के इतिहास को देखते हुए और देश के इतिहास में जो उन्होंने अपना रोल निर्वाह किया है उसको संगति से देखने के लिए, संगति पूर्वक देखने के लिए मैं ये सोचता हूँ कि इमरजेंसी एक काला धब्बा है उनके एक बहुत ब्रिलियंट इतिहास में, और जो अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद माना। जी, जी। मैं सर लास्ट में इस चैप्टर का एक जल्दी से एक इशू है जो शायद हिंदुस्तान की विदेश नीति के लिए जो नेहरू ने शुरू किया, और वो मुझे लगता है कि मतलब वो सबसे बड़ा पॉइंट था जो नॉन अलाइंड समिट आप लोगों ने 1983 में दिल्ली में की। वो शायद मैं उसको एक शिखर मानता हूँ इंडियन डिप्लोमेसी का। आप उसके पार्ट एंड पार्सल थे। उसका ब्रीफली कुछ थोड़ा 1983 की जो नॉन अलाइंड समिट थी। देखिए, मैं समझता हूँ कि नॉन अलाइन मूवमेंट में इतने हेड्स ऑफ स्टेट और इतने हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जितने उस वक्त आए, शायद 82, वो कभी उसके बाद इकट्ठा नहीं हुए। वो इंदिरा गांधी के दबदबे का जोर था और भारत की जो प्रतिष्ठा उस वक्त तक बन चुकी थी उसके उत्तर में वो सब लोग वहाँ एकत्रित थे। दूसरे नॉन अलाइन मूवमेंट जो नेहरू और टीटो और नासिर ने मिलकर बनाया, लेकिन नेहरू का रोल उसमें प्राइमरी रोल था, वो उस वसीयत को इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छे प्रकार से निभाया था। तो ये 1983 में तक पिछले 4 साल में क्यूबा के कैस्ट्रो, उसके जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, वो उसके नेता थे, लेकिन वो नेतृत्व अब इंदिरा गांधी के पास आने वाला था। और उनका स्वागत जो अंतर्राष्ट्रीय जगत ने वहाँ किया, मैं समझता हूँ कि भारत भूमि पर हमारे नेतृत्व का उतना स्वागत, भारत भूमि पर हमारे नेतृत्व का उतना बड़ा स्वागत आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। उस समिट में संबंधों के विच्छेद के बाद भी जियाउल हक वहां मौजूद थे। उस समिट में एक तरफ तो कैस्ट्रो जैसे साम्यवादी और अमेरिका विरोधी मौजूद थे और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के किंग, अमेरिका प्रेमी वहां में मौजूद थे और हाथ मिला रहे थे। उन्होंने विश्व को एक सूत्र में बांध दिया। उस समिट की ये विशेषता है। थैंक यू सो मच सर। आज थोड़ा लंबा हो गया है ये इंटरव्यू। हम लोग लास्ट एपिसोड में उसके बाद की बात करेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद का, पोस्ट इंदिरा गांधी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपसे जब बात करते हैं तो बहुत नई नई चीजें समझने में आती हैं, उसके डायमेंशन समझने में आते हैं, और ये कोई एक दिन की चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप चीजों को समझ लें तो आज उसको समझना भी आसान रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।